नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। भारत की आजादी को 76 साल कल पूरे होने जा रहे हैं। देश की आजादी के वक्त हम कई तरह की कमियों से जूझे। हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था। देश भीषण भुखमरी से जूझ रहा था। 1947 से लेकर अब तक की यात्रा में कई उतार चढ़ाव हमने देखे हैं और इन 76 सालों में विकास के कई नए कीर्तिमान भी गढ़े गए हैं। आजादी के समय हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन आज हम लड़ाकू विमान तक बना रहे हैं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज टेक्नोलॉजी में हमारा कोई तोड़ नहीं है। दुनिया के तमाम देश हमसे रक्षा उत्पाद खरीद रहे हैं। ये तो रही देश की बात, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये 76 साल कैसे रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आजादी के बाद से उत्तराखंड का क्या हाल रहा है। चाहे वो उस वक्त पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा हो या फिर साल 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना, उसके बाद क्या हालात इस प्रदेश में बने और क्या वाकई जो तमाम वादे दावे किए गए थे उस वक्त उत्तराखंड की जनता से, जो प्रदेश बनने की मांग कर रहे थे, कितने वादे अब तक पूरे हुए हैं। इस प्रदेश के हाल क्या है। इकोनॉमी की बात की जाए, लोगों के रहने के तरीके की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, ये तमाम वो आयाम हैं जिससे एक प्रदेश की पहचान होती है, जिससे एक प्रदेश के ग्रोथ की पहचान की जाती है। और ऐसे में आज़ादी की जब बात हो रही है तो आज़ादी के बाद से जितना भी समय गुजरा है उसमें कितना विकास हुआ है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे कि क्या इस राज्य ने खोया है, क्या इस राज्य ने पाया है और 76 सालों में क्या हम लोगों ने देखा है विकास के आयाम। क्योंकि देश ने इन 76 सालों में काफी विकास किया है, लेकिन उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है, ये चर्चा का आज विषय है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अनिल थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले जय सिंह रावत जी, आपके पास आऊंगी। 76 साल देश की आजादी को हो चुके हैं। अगर हम देश की राजनीति से हट के अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 76 साल कैसे रहे हैं, चाहे जब वो यूपी का हिस्सा रहा हो या फिर अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेट? देखिए, इन 76 सालों में देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। निश्चित रूप से बैलगाड़ी युग से अंतरिक्ष युग में पहुंच गया। कुछ ही दिनों के बाद चांद पर हमारा ये लैंडर उतरने वाला है, चंद्रयान का सफर हो गया है। तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। चाहे आपका हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उनके तरह जरूरी उत्तराखंड का भी काफी कुछ हुआ है। ऐसा नहीं, हमने देखा है 30-40 सालों से हम भी देख रहे हैं। उत्तराखंड तो पहले सड़कें नहीं होती थी, अपने गांव तक जाने तक हमको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। स्कूल कॉलेज जाने के लिए हमको कितना पैदल चलना पड़ता था। आज तो गांव में सड़कें आ गई हैं, गांव में बिजली आ गई है। जब तक भले वो सप्लाई जैसी भी रहती हो, कई जगह गड़बड़ियां भी होती है, निश्चित रूप से होती है, इसमें दोहरा ही नहीं है। अस्पतालों की क्या स्थिति थी तब, आज काफी बेहतर हो गया। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में उत्तराखंड में हुआ है। लेकिन अगर उत्तराखंड हिमाचल की तरह पहले केंद्र शासित प्रदेश बन गया होता 1948 तरह, उसके बाद ही अगर इससे पहले अगर पूरा राज्य बन गया होता जैसे हिमाचल हुआ, तो हमारा उत्तराखंड कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। क्योंकि इसको लखनऊ में बैठी हुई सरकार है, ऊपर से विकास योजना थोपी गई, वो यहाँ के विकास की जरूरतें समझ नहीं पाए और ऊपर से विकास योजनाएं थोपी गई, यहाँ का सांस्कृतिक पहचान नहीं पहचान पाए। इस वजह से दिक्कत हुआ राज्य के गठन में, जो विलम्ब होने की वजह से। और राज्य का जब गठन हुआ तो ऐसे लोगों के हाथ में तो ये राज्य चला गया कि ये तो बड़ा, कई बार ऐसा लगता है कि न बनता ये राज्य, बजाय बेहतर होता अगर केंद्र शासित बनता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी जो फैला दी है उत्तराखंड में, वो राजनीति ने फैला दी है। ये समझिए हमने बहुत कुछ खोया है, राज्य तो पाया है, लेकिन नैतिक जो पतन होगा तो राजनीति का, वो खोया है। खासकर जो
यहाँ का जो वर्क कल्चर था वो बिल्कुल निकृष्ट किस्म का है। तो आप यहीं जाके देखिए ना, कार्य संस्कृति, हिमाचल की कार्य संस्कृति देखिए। कभी हम कहते थे कि उत्तराखंड जो है वहां से इनहेरिट हुआ है, उत्तर प्रदेश से जो भी हमारा वर्क कल्चर है वो उत्तर प्रदेश से आया है, लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश से भी आगे बढ़ गए हैं खराबी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। नेता ऐसा मतलब ये समझिए, हमें हमारे बच्चों को चपरासी बनने के लिए भी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, होता है। और अब ये समझ लो कि उसके समूह ग घ पटवारी बनने के लिए, लेखपाल बनने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ी, फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ रही बच्चों को, तो पीसीएस में पास होने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, आईएएस आईपीएस बनने के लिए नेता तो आप 10वीं पास 5वीं पास हैं या नहीं है, तो आप सीधे विधायक बनो, एमए सीधा आप मिनिस्टर बन सकते हैं, लाखों रुपए आपको सैलरी मिल जाती है। आप क्या कहते हैं, जिस दरोगा से आप डरते थे उसको दरोगा क्या वो आजकल आप डीजीपी आपको सैल्यूट मारता है। जिस फौज से लोग कई ऐसे भगोड़े भी हैं जिस फौज से भाग के आए, अब वो लेकिन आज सीडीएस हो या आर्मी चीफ हो वो सैल्यूट मारता है। तो वो हमारा जो पतन हुआ है राजनीति के कारण, वो बड़ा निकृष्ट वो उपलब्धि क्या उसको किया, तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का जो इस तरह का नेतृत्व मिला। शुरू में हो भी रहा था, ठीक भी हो रहा था, लेकिन बाद में अब देखो ना, आपको क्या चाहिए, सारी दुनिया भू कानून आपसे मांग रही है, सारी दुनिया आपको लोकायुक्त मांग रही है, और आप कहते नहीं नहीं यहाँ तो लैंड जिहाद हो गया। आपने आप यूसीसी ले लो, समान नागरिक संहिता ले लो, और जो चीज आप बोल गए थे, जो 100 दिन के अंदर बोल गए थे वो भूल गए। सारा काम हिंदू मुसलमान ने बदल दिया, सारा काम आपने क्या कहते हैं वोटों के लिए जाति में उत्तराखंड जातिवाद में बांट दिया, आपने क्षेत्रवाद में उत्तराखंड को बांट दिया, धर्म के नाम पर बांट दिया, ताकि लोग असली जो मुद्दे हैं उनकी विकास की जरूरत है, उनकी जो समस्याएं हैं वो कहाँ है, लोग भूल गए हैं उसके। कहते अरे हम तो नहीं तो हिंदू राज्य नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ये स्थिति, ये ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम कहते हैं इस मामले में हमने ठीक राज्य तो पाया, लेकिन नैतिकता के स्तर पर पतन हो गया। जी अनिल थपलियाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, जल जंगल जमीन, जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ के लोगों के लिए, जिसके लिए ये मांग की गई थी एक अलग राज्य के लिए, क्या आपको लगता है कि जो आज़ादी के बाद से हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, उन आयामों पर हमने काम किया है? धन्यवाद मैम, आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। जी। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को 77 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और जहां तक रही बात कि 76 वर्ष हमारी आज़ादी के पूर्ण हो चुके हैं, तो हमारे देश ने, मैं पहले देश की बात करूंगा, देश ने क्या हासिल किया है, क्या खोया है, ये बहुत, मैं व्यक्तिगत पार्टियों की बात नहीं करूंगा, मैं संपूर्ण 76 साल में जो हमारे देश की उपलब्धियां रही हैं, चाहे उसमें कोई भी सरकार रही हो, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना हमारी बनी है आज की डेट में, जो किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार है। और ये जब बचपन में मैं पढ़ाई करता था, या जब मैं पढ़ता था, या सेना में मैंने कभी प्रयास किया होगा, तो उस समय मैं देखता था कि बहुत कठिन विषम परिस्थितियां होती थी कि हम वहां तक भी पहुंच पाए। आज बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी हो गई सेना के पास, आज वो बर्फ में 10 फीट नीचे भी रहती है तो तब भी वो हमारा जवान, हमारा सैनिक सरहद पे जो है जीवित रहता है। स्पेस में बड़ी भारत की ताकत बढ़ गई है। आज भारत में भारत अब जो है पहले से अधिक शक्तिशाली है। भारत एक दिन में 100 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, रिकॉर्ड बनाया उसने। भारत की आर्थिक शक्ति, जो अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी तीव्र गति से बढ़ी है। वो जैसे आपने अभी कहा है, शिक्षा में क्रांति है, टॉप की स्कूल रही, यूनिवर्सिटीज बनी। इन 76 वर्ष की बात कर रहा हूं, आजादी की बात की। जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय 12% साक्षरता दर थी, और आज हमने जो काउंट किया है 76 वर्ष पूर्ण होने पे, तो 74.04
प्रतिशत हमारी वर्तमान दर है साक्षरता की। जी। यात्रा में तेजी बढ़ी, भारत में बस, रेल, हवाई यात्रा सभी अभूतपूर्व उन्नति की है। उसके बाद एक जो प्रोपेगेंडा रहा उसका भारत का, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया, और वो प्रोडक्शन के मामले में, जी। जैसे कई इंडस्ट्री हैं, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते आज की डेट में। परमाणु की ताकत में हम संपन्न रहे। आज भारत परमाणु से बिजली उत्पन्न करने वाले देश में शामिल है। जी। इंटरनेट, मोबाइल क्रांति, 1981 में पहला दूर संचार जो हमारे पास उपग्रह एप्पल हासिल किया था, 15 अगस्त 1995 में हमने BNSL, 2022 में भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 है। आय में हमारी बढ़ोतरी हुई, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी। वाजपेयी जी का शुक्रिया करना चाहूंगा मैं उनका। ये योजना उन्होंने, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो थी, भारत में 4 प्रमुख शहरों को जोड़ती है, और आज वो सबसे बड़ा राजमार्ग है, परियोजना है, जो भारत के हाईवे का चेहरा बदलकर रख दिया जिसने। तो ये इस प्रकार की, और जनसंख्या में हम चीन से काफी आगे हो गए। जनसंख्या वृद्धि का मतलब बेरोजगारी या वही नहीं होना होता। जनसंख्या वृद्धि से कई चीजें देश के हित में भी होती हैं। श्रम के लोग मिलते हैं। चीन आज अपने आप को जनसंख्या वृद्धि के बल पे बहुत ताकतवर समझता था कि मेरे पास इतना ताकत है, मेरे पास इतनी जनसंख्या है, तो उसने पूरी जनता को उत्पादन में लगा दिया था। श्रम शक्ति के आधार पर वो कई चीजें हासिल करना चाहता था। अब आई बात प्रदेश की, तो प्रदेश में जो हमारे जो 7 साल पूर्व हुए हैं, इन 7 सालों में जो अपेक्षाएं उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों ने रखी थी और आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन किया था, ये सपने लेकर चले थे कि अगर हमारा एक अच्छा प्रांत बने, हमारे लिए हम अगर इस आंदोलन करेंगे तो हमारे लिए शिक्षा, हमारा पलायन, हमारा स्वरोजगार, हमारे रोजगार, जबकि अन्य प्रदेशों से बहुत छोटा प्रदेश है उत्तराखंड। तो इसमें मैं समझता हूं कि कंपैरेटिव अगर अन्य प्रदेश की तुलना करें तो हमारे प्रदेश में जो गति सीमा है विकास की, वो पर सेकंड पर मिनट के हिसाब से अन्य प्रदेशों से बहुत अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक भी कहीं ना कहीं पलायन पे अंकुश नहीं लगा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जहां तक रही बात कि कुछ कार्य हुए हैं, वो जो दिख रहे हैं उनमें हम ये नहीं करेंगे, नकारेंगे नहीं, क्योंकि सड़कें बदहाल थी, सड़कें, कहीं बिजली नहीं था, कम से कम 80 करीबन 80 गांव, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं, जिस जनपद का मैं रहने वाला हूं, 80 गांव वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं, और कई चीजें रही हैं जो उत्तराखंड में हुई हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं उत्तराखंड की जनता की और आंदोलनकारियों की थी, उन पे अभी भी कोई सरकार, चाहे पूर्व सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, वो खरी नहीं उतरी। लक्ष्य उनका 100% का था, उसमें से 20% भी वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। इसके क्या कारण रहे होंगे, या इनके जो सबसे बड़ी 3 चुनौतियां रही हैं उत्तराखंड की, जो सरकार वर्तमान हो चाहे पूर्व सरकार हो, 3 चुनौतियां उनके पास बहुत ज्यादा रही। एक तो क्या रहा, उनके पास आपदा की, शिक्षा की और बेरोजगारी की और पलायन की। ये 4 समस्याएं बहुत बड़ी रही हैं, जिसपे अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस ऐसा कदम नहीं उठा है कि जो दिखने को मिले। उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ केदार सिंह रावत जी, भाजपा पूर्व विधायक, जुड़ चुके हैं, और सूर्यकांत धस्माना जी, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले केदार सिंह रावत जी, जो 76 साल देश को पूरे हुए हैं, देश की आजादी को पूरे हुए हैं, उसमें अनडाउटेडली देश ने बहुत विकास किया है, लेकिन अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, आपको क्या लगता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तराखंड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और बिल्कुल इस शुभ अवसर पे जो आपने मुझे, हमारे साथियों, अन्य साथियों को आमंत्रित किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। ये अमृत काल का इस वर्ष जो है पूरा
महोत्सव ये चला आज़ादी के अमृत काल का, और 75 वर्ष पूरे होके 76वां वर्ष जो है चल रहा है, और कल जो है 77 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो परिस्थितियां उस समय थी, पहले आज़ादी से पहले, उससे पहले अंग्रेज़ों के शासन से पहले भी राजे रजवाड़े, अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग मुग़लों का भी शासन रहा देश में। तो जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, चाहे वो विकास की हों, शिक्षा की हों, रोज़गार की हों, और तमाम साधनों की अभी हमारे साथी माननीय उनियाल जी ने जो है बहुत विस्तार से चर्चा की। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत अध्ययन करके वो आए हैं। और देखिए उन्होंने सारा विस्तार से बताया कि चाहे आय से लेकर के, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के, चाहे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर के, चाहे हमारे डिजिटल जो इंडिया वाली बात आई है, संचार के माध्यमों से लेकर के, दूर संचार के माध्यमों से लेकर के, और स्पेस से लेकर के, सारे विस्तार से उन्होंने जो है कहा है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि देश ने इन 75-76 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में हमारा देश जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था है। वैसे तो कहा तो इतिहास में ये जाता है कि भारत जो है पहले सोने की चिड़िया थी, लेकिन कई कारण उसके रहे कि कैसे वो सोने की चिड़िया जो है वो उसमें पराधीन हो गई, और एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करने के लिए आई थी, क्योंकि पूरे विश्व में भारत उस समय मसाला उत्पादक के क्षेत्र में जो है बहुत आगे था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केरल में आकर उन्होंने मसाला खरीदने के लिए आए थे, और जब हमारी आंतरिक स्थिति उन्होंने देखी कि भाई ये तो ऑलरेडी डिवाइड है, जैसे कहा जाता है कि अंग्रेजों का एक वो था कि डिवाइड एंड रूल, तो उनका दे आर ऑलरेडी डिवाइडेड। तो उनके लिए जो है बहुत अच्छा एक हो गया, क्योंकि राजे रजवाड़े, छोटी रियासतें आपस में झगड़े सारे देश में, हालांकि देश एक था, भारतवर्ष एक था, भारतवर्ष से भरत खंडे, जो अविभाजित भारत भी था, जिसको हम कहते हैं आपके बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब थे उसमें। तो वो देश तो एक था, लेकिन उसमें अनेकता थी, यानी कि जो शासक थे वो अलग अलग विभक्त थे अपने अपने हितों के लिए, इंटरेस्ट के लिए, और आपसी में जब लड़ते थे तभी उसी परिस्थिति में जो है हम अंग्रेजों के गुलाम बने, और उन्होंने जो है फिर हमारे ऊपर वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके राज किया। लेकिन जो उस समय की परिस्थिति और उसके बाद जो है निश्चित रूप से जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो जैसे पहले कहा भी जाता है कि देश में सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की जो यहाँ पे उत्पादन होने लगा, और परमाणु परीक्षण हुए, परमाणु बम का भी जो है 1974 में मैं समझता हूँ पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, और उसके बाद जो है अटल जी के समय में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु शक्ति बना भारत। और आज जो है इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में, यानी कि वो चीन भी देखता है, अमेरिका भी देखता है कि भारत जो है सबसे बड़े विश्व के बड़े बाजार के रूप में जो है उभरा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए ये पूरी, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है का वो है, अमृत काल का समय है, और आज़ादी जो है पूरे देश की हुई। निश्चित रूप से उत्तराखंड क्या जो है, जो सपना देखा गया था हमारे आंदोलनकारियों के द्वारा, और उसमें मैं समझता हूँ कि आंदोलनकारी तो थे ही, और हर दल के लोग, चाहे वो संयुक्त संघर्ष समिति बना करके थे, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे, और यहाँ तक कि मैं तो आपसे कहूँ कि हम लोग तो जेलों में जा जा कर भी थक गए थे आंदोलन करके, और थोड़ा सुस्ती भी आ गई थी, लेकिन उस आंदोलन को हमारे कर्मचारी भाइयों ने जो है जीवित रखा। सारे कर्मचारी मैदान में उतरे सारे, और उन्होंने जब बीच में उसको, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था कि आंदोलन में मुजफ्फरनगर कांड के बाद, उसके बाद जो है थोड़ा धीमा हो गया था, लेकिन उसको जीवित रखा जो है उस समय उत्तराखंड के कर्मचारी भाइयों ने,
और उसको गति दी और उसके बाद फिर राजनीतिक रूप से वो मामला आगे बढ़ा। और सन 2000 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कि मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड का प्रश्न आया, तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं कांग्रेस में भी रह चुका हूँ, और हम निर्दलीय के रूप में ये जनता संघर्ष मोर्चे के रूप में भी हम लोगों ने काम किया है इस प्रदेश के अंदर जनता की आवाज़ को उठाने का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही कारण भारतीय जनता पार्टी को ये अपने एजेंडे में लेना पड़ा, उत्तराखंड राज्य की मांग को। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं विनम्रता से कि उत्तराखंड राज्य की मांग भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरे स्वर्गीय बड़े भाई राजेंद्र सिंह रावत जी ने और मैंने 1987 में 5.5 महीने की यमुनोत्री धाम में ऐतिहासिक हड़ताल करके रखा था। उसमें सबसे पहली मांग जो है उत्तराखंड राज्य की थी, और शेष जो है अन्य विकास के कार्यक्रमों की मांगें थी। और उस हड़ताल को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी वहां पे आए थे, और उन्होंने 7 मांगें जो थी वो स्वीकार की। बोला भाई ये 8वीं मांग जो आपकी पहली मांग है उत्तराखंड राज्य की, वो मेरे हाथ में तो नहीं है, ये तो सेंटर का मामला है, सेंटर करेगा, लेकिन 7 मांगे मैं स्वीकार करता हूँ, आप इसको वो कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे हाईकमान ने जो है उस समय हम दोनों भाइयों को निष्कासित करने के लिए नोटिस भेजा कि बिना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में इस बात के हुए आप लोगों ने कैसे जो है झंडे डंडे के साथ जो है इतना बड़ा आंदोलन वहां पे खड़ा कर दिया उत्तराखंड राज्य का। फिर 1988 मार्च में अल्मोड़ा में सम्मेलन हुआ, उसमें माननीय आडवाणी जी आए थे, और वहां भी भाई साहब ने इस बात को उठाया था, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी ने। लेकिन उस बात को जो हमारे उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष बने और पहले मंत्री भी रहे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य में, शोभन सिंह जीना जी, उन्होंने जो है यह कह करके विरोध किया था कि ये मांग जो है कम्युनिस्टों की मांग है, ये देशद्रोहियों की मांग है, और ये जो है उन लोगों की मांग है जो बोलते हैं पेचिंग नजदीक और दिल्ली दूर। वो टर्न डाउन हुआ, लेकिन 88 नवंबर में ही जम्मू में जब दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे। वहां भी इस बात को राजेंद्र सिंह रावत जी ने रखा, और अटल जी ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेंद्र सिंह रावत जी, हम जो है उत्तराखंड की जनता के साथ तभी जुड़ सकते हैं जब जन भावनाओं के अनुरूप जो है हम जनता की बात को आगे रखें। तो 88 नवंबर में उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति बनी, ये आंदोलन आगे चला, और 2000 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जन भावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप जो है हमारा राज्य उत्तरांचल राज्य अलग किया था। तो एक उस परिप्रेक्ष्य में जो है ये सारा विस्तार से आपको बताना पड़ गया। ठीक है, सूर्यकांत धस्माना जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये तो रही पूरी कहानी कि आखिर क्या हुआ, कैसे प्रदेश बना, क्या मंशा रही थी, लेकिन हम आज की परिप्रेक्ष्य अगर बात करें आजादी से लेकर अब तक जिस मंशा के साथ ये प्रदेश बनाया गया था, जो पैरामीटर्स थे ग्रोथ के, कितना आपको लगता है कि फुलफिल हुए हैं, कहाँ कमी है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के सभी उत्तराखंड वासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बेला पर, पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। तो सभी राज्यवासियों को, सभी देशवासियों को, पूरे भारतवंशी जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में रहते हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के निर्माण को 23 वर्ष पूरे हो गए और हम 24वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। नवंबर 2000 में हमारा राज्य बना, और राज्य लंबा इतिहास है। 1952 में पीसी जोशी जी के प्रस्ताव और आंदोलन से लेकर के अलग अलग चरणों में सब लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उत्तराखंड की आवाज समय समय पर, अभी केदार सिंह जी बता रहे थे, उन्होंने और उनके स्वर्गीय भाई राजेंद्र सिंह रावत जी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी थे, उन्होंने अपनी तरीके से उठाया। अलग अलग लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल बना। उत्तराखंड क्रांति दल में
बीडी भट्ट साहब से लेकर के और बड़े बड़े उसमें इंद्रमणि भड़ूनी साहब और तमाम लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया, एक क्षेत्रीय दल बना, उन्होंने अपनी तरीके से किया। लेकिन उत्तराखंड राज्य के निर्माण में सबसे ऐतिहासिक मोड़ जिसकी हम चर्चा या तो संकोचवश नहीं करते और या भूलवश नहीं करते। पहला लिखित दस्तावेज उत्तराखंड राज्य का अगर किसी सरकार ने स्वीकार किया तो वो लिखित दस्तावेज था विनोद बड़फाल कमेटी। 1994 में 93 दिसंबर में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 4-5 जनवरी 1994 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी की उन्होंने निर्णय लिया कि हमने उत्तराखंड की जनता से ये वादा किया है कि हम राज्य बनाएंगे। तो हम राज्य तो नहीं बना सकते क्योंकि हम राज्य में हैं, राज्य तो केंद्र को बनाना है, पार्लियामेंट में बनाना है। लेकिन उत्तराखंड राज्य के बारे में लिखित दस्तावेज बनाने के लिए 2 कमेटियों का गठन हुआ और पहली कमेटी थी विनोद बड़फाल कमेटी, उसमें मैं भी सदस्य था, और दूसरी कमेटी थी रमाशंकर कौशिक कमेटी जो वहां के नगर विकास मंत्री थे। 2 कमेटी बनी, एक पार्टी की बनी और एक सरकार की बनी। पहली कमेटी जो बनी विनोद बड़फाल कमेटी उसने 24 अप्रैल 1994 को मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनको रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट को लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसका ड्राफ्ट किया था। उस रिपोर्ट को पहला दस्तावेज था जिसे राज्य की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार किया। स्वीकार ही नहीं किया बल्कि 377 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट प्रगति विकास में देकर के श्री विश्वनाथ आनंद उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश में पहली बार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और उनसे कहा गया कि आप प्रारूप बनाएं उत्तराखंड। उसके बाद अगस्त 94 में रमाशंकर कौशिक कमेटी ने विनोद बड़फाल कमेटी की रिपोर्ट को अपने में मर्ज किया और जो उनकी फाइंडिंग्स थी उसके अनुसार उन्होंने 94 में अगस्त के महीने में फिर दोबारा सरकार को रिपोर्ट दी जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से पहला संकल्प पारित होकर के और केंद्र को भेजा गया कि उत्तराखंड को अलग राज्य बना दिया जाए। This was the first written document which was submitted and which was accepted by the गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। पहला लिखित दस्तावेज था। ये ऐतिहासिक तथ्य है, मैं अपने मन से ये बात नहीं कह रहा हूँ। रावत जी बैठे, दर्शन जी हमारे जय सिंह जी, उनको मालूम है, वो पत्रकार है सीनियर, वो उस पूरी प्रक्रिया में उनको बाद में कुछ परिस्थितियां हुई, उसमें घटनाएं दुर्घटनाएं हुई जिनके कारण जिनको यश मिलना था यश मिला और बाकी आंदोलन वो सब पूरी कहानी है, पूरा इतिहास है। लेकिन राज्य बन गया 2000 में। आपने पूछा कि स्वतंत्रता के बाद क्या अपेक्षाएं थी। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, हालांकि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का इतना बड़ा भूमिका थी कि यहाँ से 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में, देखिए टीवी गुप्ता जी को भी हम उत्तराखंड का मानेंगे, वो यहाँ से निर्वाचित होके गए। हमारे माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा जिन्होंने पहली बार हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने सबसे पहली आधारशिला उत्तराखंड राज्य की तब धर दी थी जब उन्होंने अलग से पर्वतीय विकास मंत्रालय का गठन किया और केवल फाइनेंस और होम छोड़ करके सारे विभागों का जो है हिमालय जो पर्वतीय विकास मंत्रालय था उसके अधीन वो सारे विभाग कर दिए थे। तो आधारशिला तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी, नारायण तिवारी जी, टीवी गुप्ता जी, ये उत्तराखंड के दिग्गज थे जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद उत्तराखंड की जनता को कहीं ना कहीं ये लगता था कि विकास के मामले में, उत्तराखंड में रोजगार के मामले में, उत्तराखंड के तमाम जो हमारी भौगोलिक दूरी थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, राजधानी से, उसके कारण कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग समझते थे कि हम उपेक्षित हैं। क्योंकि बहुगुणा जी जो बेसिक राजनीति करते थे वो इलाहाबाद की करते थे, तो लोग उनको उत्तराखंड में ज्यादा इलाहाबाद का मानते थे। और तिवारी जी का भी एक उनका कद अपना था, लेकिन उत्तराखंड की जो अपेक्षाएं थी, उत्तराखंड के लोगों की जो जनभावनाएं थी, कहीं ना कहीं उनके मन में
ये था कि उत्तराखंड राज्य अलग से पर्वतीय राज्य होना चाहिए, और वो 1952 से लेकर के जो उसकी यात्रा है 2000 तक अलग अलग चरणों में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग दलों के द्वारा, काल समय परिस्थितियों के अनुसार जो मांग उठी, अंतोगत्वा 2000 में राज्य बना। और जब हम 23 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो ये निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी डिबेट आज रखी है कि हमने 23 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद प्री उत्तराखंड क्रिएशन और पोस्ट उत्तराखंड क्रिएशन, इस राज्य के अंदर जो अपेक्षाएं थी जनता की, उसमें हम कितना खरा उतरे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोगों की हम सड़क को केवल अगर विकास मान लें, प्राइमरी स्कूल या माध्यमिक स्कूल या डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज खुलने को हम केवल अगर उत्तराखंड की जनभावनाएं जो थी इसको मान लें, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेईमानी होगी। आज रावत जी की बात में सुन रहा था, इंट्रोडक्शन जो उनका स्टेटमेंट था, कितना दुर्भाग्य है। ये उत्तराखंड राज्य ऐसा था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में, इंडियन नेशनल आर्मी में, उसमें उत्तराखंड से 1200 लोग थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के जो व्यक्तिगत अंगरक्षक थे वो भी उत्तराखंड से थे। ऐसी उत्तराखंड के अंदर लोगों के अंदर भावना थी। उत्तराखंड के लोग ऐसे थे कि उत्तराखंड में दिग्गज यहाँ से वामपंथी नेता हो या हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे धर्मनिरपेक्ष नेता, जिनको पूरा देश उनको एक नेता के रूप में स्वीकार करता था, और ऐसे पूरे राज्य की जो हमारे, क्योंकि हम अपर कास्ट डोमिनेटेड स्टेट के आज भी हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग हमेशा सेकुलर माइंडेड रहे। सबसे बड़ा जो एक मुझे यहाँ पर आज दिखाई देता है कि आज उत्तराखंड में जो वातावरण बना दिया गया है, निर्मित किया, उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत भावुक भी हैं, भावनात्मक दृष्टि से एकदम सीधे लोग जो है वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो परिस्थितियां वर्तमान में विद्यमान है, राज्य के जो असली मुद्दे थे हम उन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम राज्य में बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम राज्य में आज पूरे देश में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जो फॉरेस्ट लैंड में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज का मामला है, उसमें उत्तराखंड का जो शेयर है, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे हिमालयी राज्यों में सबसे बड़ा शेयर 14,000 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की, उसमें नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज उत्तराखंड के अंदर हुई है, जो बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, मैं जय सिंह रावत जी के पास जाऊंगी सर, फिर आपके पास आऊंगी। जय सिंह रावत जी, मैं क्लोजिंग कमेंट कर दूं। जी जी, ये ऑल वेदर रोड कहा गया। आज उत्तराखंड जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं, आज लगातार उत्तराखंड में पिछले 1.5 महीने से जो आपदाएं आई हैं, और मैं 1.5 महीने की आपदाओं के अलावा जोशीमठ को जोड़ना चाहूंगा, मैं रैणी की आपदा को जोड़ना चाहूंगा, मैं 2013 की जो केदारनाथ के समय, पूरे केदारनाथ के नाम से वो फेमस हुई, लेकिन 35,000 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का क्षेत्र उस आपदा में प्रभावित हुआ, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। उत्तराखंड का जो उत्तराखंड की बनावट है, ये मध्य हिमालय का भूभाग, इसके साथ जिस प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है, इसका एक अनसाइंटिफिक जो इसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, चाहे खनन में आप देखिए 76 ब्रिज आज उत्तराखंड के 76 से लेके 80 पुल खतरे की जद में है, और वो खतरे की जद में मानवीय भूल के कारण है, क्योंकि वहां पर खनन किया जा रहा है, अनसाइंटिफिक तरीके से वहां पर माइनिंग की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, यही मुद्दे हैं सर, इन्हीं मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं और बाकी उसे भी जवाब ले लेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जय सिंह रावत जी, जब हमने सूर्यकांत धस्माना जी को सुना, उन्होंने कहा जो इमोशन था उत्तराखंड बनाने के पीछे, सिर्फ सड़कें बना देना या फिर स्कूल बना देना, शिक्षा दे देना, यही एक भावना नहीं थी। वो तो उत्तर प्रदेश में रहते रहते भी मिल रहा था, लेकिन एक अलग राज्य बनाने का मकसद क्या था? अगर अब आज बात करें तो मूलभूत सुविधाएं तो वैसी की वैसी है ना सर, आजादी के बाद भी क्या बदला? 84 गांव अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अभी भी रोड कनेक्टिविटी से दूर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो, आपकी उम्र अभी बहुत कम है जी। हमने देखा है कि सड़कें क्या थी 40 साल 50 साल पहले, आज क्या स्थिति है, कॉलेजेस तब क्या थे, आज क्या थे। मेरे जिले में जब मेरा सब्जेक्ट मेरा पढ़ने के लिए मैं देहरादून आया डीएवी कॉलेज में, तो मेरे को वजीफा मिलता था। इसका मतलब चमोली जिले में इतना सब्जेक्ट नहीं होते थे और सारी चीज, चमोली जिले में जितने बॉर्डर इलाके थे ऐसा नहीं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था अगर हमारा राजनीतिक नेतृत्व
ठीक ठाक होता। वो थोड़ा तिवारी जी के जमाने में जो हो गया सो हो गया, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं वो थोड़ा सा भी आगे का होगा। दूसरी बात, एक तो अभी मैं थोड़ा पहले जो अभी वक्ताओं ने कुछ बातें हुई उस पर मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। एक तो मैं ये कह रहा है कि ये निश्चित रूप से जो राज्य बना है, वाजपेयी जी की इच्छा शक्ति थी, निश्चित रूप से थी, उनका कमिटमेंट था, वो था। क्योंकि इससे पहले देवगौड़ा जी ने भी किया था और उन्होंने भी कहा था, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको उनके या तो इच्छा शक्ति की कमी रही या उनकी परिस्थितियां अलग रही, वाजपेयी जी। लेकिन ये क्रेडिट अकेले बीजेपी को नहीं जाता है। आपको मालूम है उस समय क्या थी, जो लोकसभा का जो कंपोजिशन था, बीजेपी के थे आपके 181 सदस्य एमपी लोकसभा के, और उनके जो सदस्य थे आपके एआईडीएम के 18 वो खिलाफ थे, उत्तराखंड राज्य के तेलुगु देशम 12 वो खिलाफ थे, अकाली दल 8 वो खिलाफ थे। इस तरह लगभग उनके जो वाजपेयी जी के या बीजेपी के जो सहयोगी दल थे, उसमें एनडीए था, जो भी था, उनमें कम से कम 47 जो एमपी थे वो खिलाफ थे। और अगर कांग्रेस का सपोर्ट उस समय नहीं मिलता तो उत्तराखंड राज्य नहीं बनता। दसमाना जी उस समय कांग्रेस के थे 141 सदस्य, और आपकी कांग्रेस ने 1995 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था कि हाँ बनना चाहिए, उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए, उसके सपोर्ट में आ गए थे। उसके बाद फिर वाजपेयी जी और कांग्रेस के बीच में बात हुई, कांग्रेस ने कहा हाँ आप बिल लाइए, हम आपका सपोर्ट करते हैं, पास हो जाएगा। 181 प्लस 141 मिला के होते 322। बाकी किसी कोई करे या न करे, इनको मेजोरिटी मिल गई थी, आसानी से बिल पास हो गया, क्लियर हो गया। तो एक जो भी है बीजेपी वाले कहते साहब हमने अकेले किया, इसमें बिना अगर कांग्रेस का साथ नहीं मिलता, एक मुश्त सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनके अपने सहयोगी जो खिलाफ थे। बिल्कुल आप जानते हैं कि उधम सिंह नगर पर अकाली दल किस तरह से था, बाकी और बहुत सारे कारण थे, वो थे। एक बात तो ये है। दूसरा आईएनए की बात आई, आईएनए में हमारे 2 बटालियन थी गढ़वाल की, वो 2600 लोग थे, और उसमें बड़े बड़े पितृशरण राठौड़ी, कर्नल सिलवान वगैरह बहुत सारे थे जो कि नेताजी के बहुत करीबी थे, और उनको वहाँ वीरता पुरस्कार भी मिले। एक लक्ष्मण सिंह बिष्ट थे, वो तो वहीं शहीद हो गए थे, बहुत बड़ा योगदान था उनका। दूसरी बात है, तीसरी बात यह है कि जो उत्तराखंड राज्य जो मंत्रालय बना, मंत्रालय बन गया था आपका त्रिपाठी जी, ये पूरा नाम जो है त्रिपाठी जी, कमलापति त्रिपाठी जी, और बगुना जी आए आपके 8 नवंबर 1973 में। उससे पहले बन चुका था, और जो पर्वतीय विकास मंत्री थे नरेंद्र सिंह भंडारी हमारे यहाँ चमोली के थे, वो बन चुके थे। और उससे पहले जो पर्वतीय विकास परिषद बनी चंद्रभानु गुप्त ने बनाई, जो आप दसवाने जी कह रहे हैं कि वो थे रानीखेत से चुने गए थे, और मुख्यमंत्री भी रहे चंद्रभानु गुप्त, और बड़ा वो चुनाव हार गए थे, और बड़ी कंट्रोवर्सी उस समय हुई थी। यहाँ तक स्थिति ये है। और हाँ भाई, ये क्या कहते हैं, इनका जो कह रहे हैं वो भी सही कहा कि राजन सिंह जी ने बीजेपी का जो माइंडसेट जो चेंज करने में राजन सिंह रावत का बड़ा योगदान था। उन्होंने कई दिन, मेरे 30-40 दिन तक वहां पर धन में बीच में उधर यमुनोत्री मार्ग पर धरना भी दिया था, वो भी दिया था। दूसरा मुझे मालूम है जब विनोद बरसाल कमेटी बन रही थी तो कितना आप लोग दसमाना जी बाकी सारे लोग थे उसमें कमेटी, हम भी जाते थे आप लोगों के पास, वो सबका ही योगदान था। अब सवाल ये है कि जितना हमारे जो राज्य का आप समझिए कि कितना फ्लोरिश कर सकता है, मतलब ये समझे 20-22 साल में ही हमारा उत्तराखंड बहुत कई मामलों में हिमाचल से आगे चला गया। कई मामलों, सड़कों के मामले में, स्कूलों के मामले में, आपके अस्पतालों के मामले, भले वो मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा राजनीतिक नेतृत्व की कमी है। कमी इसलिए कि उनकी क्षमताएं नहीं है, जो मैंने पहले भी कहा है कि भाई तिवारी जैसा मुख्यमंत्री, उसको कौन बेवकूफ बना सकता है। बस भाई उनको उनसे तो आईएएस सीखा करते थे, बड़े बड़े व्यक्तित्व शुरू में आए, जिस कुर्सी पे आए
अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि मिनिस्टर कैसे कैसे करेंगे। सब कुछ शिकायत रहती है साहब, हमारे अधिकारी हमारा कहना नहीं मानते कि ये आपने देखा होगा कन्फ्रंटेशन होता बार बार शिकायत है, ये अधिकारी हमारा। अब अधिकारी आपका कहना क्यों नहीं मानते? आपको या तो आपके नेतृत्व की क्षमता नहीं है आप में, या दूसरा आप में कमी है, अनिल कंट्रोल थपलियाल कमी है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इनकी वजह से दूसरा ये है कि धन का मिसयूज हुआ। जब तिवारी जी ने 2007 में छोड़ी थी ये सत्ता छोड़ी, दूसरी सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय केवल 13,000 करोड़ का कर्ज था, जबकि उन पर बहुत आरोप लगे, शायद ये अभी तिवारी जी ने गलत है, सैकड़ों लाल बत्तियां बना दी। बावजूद इसके केवल 13,000 करोड़ का कर्ज था। और 2007 से लेके ये 23 तक कितने साल हुए आपके है ना, इनमें आपका 80,000 करोड़ भी शायद पार कर चुका है पर, जबकि हिमाचल प्रदेश कितने 52 साल में अभी कितने 65,000 करोड़ का भी न्यूनतम कर्ज नहीं है। तो आपने इसका मतलब आपने मिसयूज किया, आपने उसका जो आर्थिक प्रबंधन आपका खराब भी रहा है और आपने उसका दुरुपयोग भी किया है। ठीक है, अनिल थपलियाल जी से जवाब लेना चाहूंगी मैं सर जी। आप सुनिए, मैं आपके पास आऊंगी, फाइनल कमेंट के लिए आऊंगी सर। मैं अनिल थपलियाल जी के पास इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि शुरुआत उन्होंने जो की, जो हमारा देश है किन मायनों में आगे बढ़ रहा है उसमें नो डाउट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो एक इकोनॉमिकली भी और एक एनवायरमेंटली भी बहुत सोर्सफुल ये प्रदेश है, और जितना हो सकता था शायद उतना हम लोग नहीं कर पाए हैं। चाहे एनवायरमेंट की हम बात करते हैं, फॉरेस्ट लैंड जैसे धस्माना जी ने कहा हमारा तमाम पर्वतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है। यूकेडी हमेशा ये आवाज उठाती है सर कि जल जंगल जमीन का हक हमें नहीं मिला, तो किस जंगल जमीन की आप बात कर रहे हैं जब इतना यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है? तो मैं अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है कि राज्य बनने के बाद उन्होंने उपलब्धियां गिनवाई हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें प्रगति हुई है। पर वो मैं ये जानना चाहूँगा कि बेरोजगारी की जो दर थी 2000 में जब राज्य का गठन हुआ उससे पहले और आज की तुलनात्मक देखें आप तो जैसे कि वैसी है, उसमें कुछ नहीं है। पलायन पे मैं तो मुझे लगता नहीं कि पहले से ज्यादा हो गया है, पहले कम था। अब पलायन का मतलब पहाड़ से देहरादून आना या दिल्ली जाना ये नहीं है। पलायन का मतलब ये भी है कि लोग पहाड़ छोड़ करके शहर श्रीनगर जहां अच्छी सिटी वहां बसना चाह रहे हैं, अपना घर बार बेच करके। तीसरी, इनकी शिक्षा व्यवस्था पे अभी तक कोई किसी प्रकार का ऐसा सिस्टम नया नहीं बना है, जो पुराना था उसी में थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, जो दो राज्य बनने से पहले भी था, जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार रही है, जब तक हम उत्तर प्रदेश में थे, जैसे का वैसा ही है। कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली। एक आध विद्यालय खुले, एक अपना मेडिकल कॉलेज खुले, एक एम्स खुला है, और 2-4 इन्होंने नए विद्यालय खोले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जहाँ की वहाँ है, अगर आपदा आ गई तो इनके पास कोई हाईटेक एम्बुलेंस नहीं है कि इमिडिएटली वहाँ पे भेजा जाए, एयर एम्बुलेंस नहीं है कि कहीं से बचाव हो जाए या कुछ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब रहा सवाल प्रदेश का खर्चा, इन्होंने कहा कि अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी में है और जो मैंने स्टडी की है, 31 मार्च 2023 तक राज्य पे कर्जा 68,844 करोड़ था, और आज जो है कर्जा वो जितना हमारा बजट है उससे ऊपर जाने वाला है। कुछ दिन बाद 77,000 करोड़ के लगभग जाएगा। इसका कारण क्या है? फजूल खर्चे। अभी फिजूल खर्चों की बात तो की थी मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा कि अधिकारियों के जो है कई सारे ऐसे ये इन्होंने काफी समय, बहुत सराहनीय कदम है, उसके लिए मैं यूकेडी के सदस्य होने के नाते धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। अगर ये प्रैक्टिकल होता, धरातल पे होता है, तो हम समझेंगे कि हाँ वास्तविक में ये काम हुआ है। मैंने अभी तक अपने किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं किया उन्होंने कुछ नहीं किया है ना मैंने, लेकिन जो किया है, जो लक्ष्य था उस पे ये नहीं उतर पाए। केदार सिंह रावत जी जवाब दीजिए सर, क्योंकि हम
इतना ग्रैंड हमारा, अगर हम भव्य रूप बात करें, इतने लोगों ने अपनी शहादत दी, जिसके पीछे उत्तराखंड की जो मंशा थी, जिसकी मांग उठ रही थी, वो थी कि आप सेपरेट प्रदेश बना लेंगे तो शायद जो पहाड़ी मेरा क्षेत्र मेरा हैं, एक अंतिम सर था। मेरा एक बार सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले लेती हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों का इंडिविजुअल तौर पर जो है विकास हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, वो विकसित होते जा रहे हैं, पहाड़ जैसे कि तैसे हैं। नो डाउट सड़कें वहां पर पहुंची होंगी, लेकिन 23 साल में सड़कें वैसी की वैसी नहीं रह सकती सर। डेवलपमेंट तो ग्रोथ लेगा ना, ज्यादा स्पेस पकड़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, अभी हमारे बहुत वरिष्ठ साथी आदरणीय सूर्यकांत धस्माना जी ने भी अपनी बात रखी, और हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, बड़े भाई के नाते आपके माध्यम से उनके दर्शन कई दिनों बाद हुए, तो आदरणीय जय सिंह रावत जी, उनकी भी बात आई सामने और बड़े तथ्यात्मक उन्होंने वो दिए हैं। निश्चित रूप से जैसे आदरणीय धस्माना जी ने कहा कि सबका योगदान रहा है इसमें। अब विनोद बर्थवाल जी की कमेटी वाली बात आई, कौशिक जी की कमेटी वाली बात आई, निश्चित रूप से वो प्रस्ताव गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उनका भी अपना योगदान है। जो सड़कों पे उतरे हमारे साथी, मैं पहले कह चुका हूँ, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे नेतागण थे, चाहे किसी भी पार्टी। सर उसकी तो और अभी उसका तो जैसे जिक्र हो गया, मैं लेकिन इसलिए मेरे सवाल का ये जवाब बोल दे रहा दीजिए सर। हूँ कि उसका जिक्र हो गया है, उसका वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे राज्य की बैकग्राउंड के पीछे थे। अब देखिए, राज्य जब बना हमारा 2000 में, तो बहुत कुछ सपने हमारे आपके, हमारे आंदोलनकारियों के, और कई तो चले भी गए, शहीद भी हो गए और स्वर्गवासी भी हो गए, उनके सपने जो है उनके साथ चले गए। तो क्या क्या सपने देखे गए थे उनके, तो वो बात अपनी जगह पे है। देखिए, बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए, बहुत कुछ क्या हुआ, अभी बात आई स्वर्गीय तिवारी जी के टाइम से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, निश्चित रूप से, नो डाउट। उसके बाद जो है आप देखिए, कॉलेजेस की बात आप करिए, हम जब पढ़ते थे तो अकेला जो है डीएवी कॉलेज ही जो है देहरादून में था, जब हम लोग पैदल चल के आते थे, और देहरादून के डीएवी कॉलेज में ही जो है वो पढ़ पाते थे। डीबीएस था, डीएवी था। आज आप देखेंगे तो डिग्री कॉलेजेस तो हैं, मेडिकल कॉलेजेस आप देखिए, देहरादून में कितने मेडिकल कॉलेजेस हो गए। आपके गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज हो गया, सरकारी जो है दून मेडिकल कॉलेज हो गया, जॉली ग्रांट प्राइवेट हो गया, आपके हल्द्वानी में हो लेकिन गया, आपके आपको नहीं श्रीनगर लगता में हो इतने गया, सालों में मेडिकल सरकारी कॉलेजेस में जो की विश्वसनीयता थी, जो मैं ये कह रहा सरकारी हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस पर विश्वसनीयता मैं थी, कह रहा हूँ आपसे, वो खत्म हुई है। सरकारी लोग प्राइवेट की सरकारों तरफ की जा नहीं, रहे हैं। सरकारों की वजह से एम्स भी बना है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बने, श्रीनगर में बना, दून मेडिकल कॉलेज बना, किसने बनाया? चाहे वो कांग्रेस की सरकार में बने, चाहे बीजेपी की सरकार में बने, लेकिन सरकारों ने ही बनाए। और आगे भी जो है मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया है। अन्य भी जो है कई संस्थान ऐसे खुले हैं जिसमें कि जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी मिल रही है, और अन्य एजुकेशन भी जो है पर्याप्त रूप से मिल रही है प्रदेश के अंदर। एजुकेशन के मामले में, सड़कों के मामले में अभी हम कह रहे थे कि सब सिर्फ 80-84 गांव छूटे हैं। अभी आदरणीय जय सिंह रावत जी कह रहे थे कि कितना पैदल चल करके वो आते थे, और मैं भी जो है अपने गांव से गंगानी तक लगभग 22 किलोमीटर पैदल चल करके फिर जो है देहरादून पहुंचता था पढ़ने के लिए। तो आज की स्थिति वो है। अब चाहे पहले परसों भी हम डिबेट में हुए, एक हमारे कांग्रेस के आदरणीय साथी पूर्व विधायक जीतराम आर्य जी कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस के टाइम के साथ 4 धाम सड़कों की योजना थी, तो अच्छी बात है, उन्होंने योजना बनाई, लेकिन अब ऑल वेदर उसका नाम दे दिया गया। अब ऑल वेदर रोड कटिंग तो जो है जमीन पे ही होगी निश्चित रूप से, और जब कटिंग होगी तो पहाड़ों में कटिंग कहीं पे अभी ताजा कटिंग हो रही है, तो बरसात हो रही है, टूट रही है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सीजनड होंगी। तो सड़कों की कनेक्टिविटी देखिए आप, चाहे एयर कनेक्टिविटी देखिए। और मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि ये तो चलो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये तो एक आधारभूत ढांचा है, लेकिन विकास के लिए आपके जो संसाधन है उनको डेवलप करना, और जो संसाधन हैं आपके उनका दोहन करना। लेकिन और आप ही की माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी सर, उसके अकॉर्डिंग जो है 1564 घोस्ट विलेजेस हैं, और वो सिर्फ इसलिए हुई है, माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट है आप लोगों की तरफ से, जो कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, शिक्षा की वजह से कर रहे हैं, स्वास्थ्य की वजह से कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कर रहे हैं। तो क्या इन पर
काम नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए वो मैं कह रहा हूँ, आप पहले भी देखेंगे कि कितनी सड़कें थी, कितने गांव कनेक्टेड थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने हॉस्पिटल्स थे, कितने जो है डिग्री कॉलेजेस थे, कितने इंटरमीडिएट कॉलेजेस थे। तो निश्चित रूप से उस संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन एक मानव प्रवृत्ति भी होती है कि और, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए गांव से आदमी चाहता है यार बड़कोट चला जाऊं मैं। अब बड़कोट में क्या है भाई, है ना। और वहाँ आप अभी थपलियाल जी कह रहे थे कि श्रीनगर के आसपास के गांव के लोग चाहते हैं श्रीनगर चले जाएं, फिर श्रीनगर की जिसकी इकोनॉमी जो है ज़्यादा होगी वो यार देहरादून चले जाएं, फिर जिसकी इकोनॉमी ज़्यादा होगी वो जो है बोले जी दिल्ली और बॉम्बे चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। तो ये तो एक मानव प्रवृत्ति है, और कुछ अभावों के भी कारण होता है, बेरोजगारी के भी कारण होता है, और ये एक मानसिकता भी जो है हम लोगों की होती है। लेकिन क्या हो गया, मैं 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। विपक्ष तो हमेशा सवाल उठाता रहता है। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि मुख्य रूप से हमें अपने संसाधन जो हैं जल जंगल जमीन के, उनका दोहन कैसे हो। जल का संसाधन हमारे पास है, हमने कहा साहब मिनरल वाटर फैक्ट्री हमने लगाई, गढ़वाल मंडल विकास निगम की लगी गवाना गणेशपुर में, फिर ये एक महर्षि महेश योगी ने लगाई सैंज में बहुत पहले, क्योंकि हम कहते थे भाई गंगा यमुना हमारे यहाँ से बह रही है और पानी हम जो है नोएडा का पी रहे हैं, बिस्लरी का पी रहे हैं नोएडा से मंगा करके। अरे यहीं बनाओ ना, तो बनाया उन्होंने, शुरू किया, लेकिन तीसरे चौथे साल ही बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? उसका सबसे बड़ा कारण जो उसके पीछे था वो ये था कि हम जो है ट्रांसपोर्ट में ट्रक से जो है रेल का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उसका भाड़ा पड़ता था, इसलिए खाली बोतल भी हमें ढो के ले जानी पड़ रही बाजार से, और भरी हुई बोतल भी बेचनी पड़ रही। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उस और भी जो हमने ये कहा था कि रेल पहुंचाओ, ताकि हम अपने जल जंगल जमीन के संसाधनों को, जड़ी बूटी को, लकड़ी को वहीं पे जो है उसका उत्पादन करें, फैक्ट्रियां लगाएं, और उसको तैयार माल जो है बाजार में भेजें रेल के माध्यम से। तो आज मुझे खुशी है कि हमारी जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है वो लगभग 1 आध साल में शुरू होने की स्थिति में है। और इस बात को जो गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रेलवे लाइन का जो मैंने उठाया था, मुझे इस बात की खुशी है कि चाहे वो ममता बनर्जी के टाइम पे रहा हो, उस समय उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाया था। मेरे पास लेटर है, और उसके बाद अब जो है जवाब ले लूंगी शॉर्ट में धस्माना जी से जवाब ले लूंगी, समय की कमी है। धस्माना जी, जो कहा जा रहा है डेवलपमेंट है, एक तरफ डेवलपमेंट है, दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका दोहन किस तरीके से हो, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बात से? शॉर्ट में प्लीज जवाब दीजिएगा, समय की कमी। मैं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। मैं आरोप प्रत्यारोप की इस समय आजादी के जश्न की बात हम कर रहे हैं, और आजादी से जुड़ा हुआ, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ और स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ हमने डिबेट रखा है। इसलिए मैं और इसलिए भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते कि बराबर दोनों पार्टियों ने राज किया उत्तराखंड, हमने भी और बीजेपी ने। इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाने की जगह हम ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे तमाम राजनेताओं को समझनी पड़ेगी कि उत्तराखंड का जो बनावट है, ये मध्य हिमालय का भूभाग सबसे नया हिमालय है, सबसे शैशव काल में है। इसकी जो बनावट है अभी लाखों साल तक चलनी है। इसमें सेस्मिक जो मूवमेंट्स हैं, इसमें जो भूकंपीय स्थितियां हैं, भूसंकलन है, इसमें लगातार जो बनावट के कारण रोजाना जो आप देख रहे हैं, उसमें हमें बहुत सोच समझ के, हमें रेल अच्छी लगती है कि रेल जाए। हमारी पार्टी की जमाने की सरकार में सर्वे हुआ था, तब शुरुआत हुई थी, सोच हमारी थी, और उसको आगे बढ़ते बढ़ते आज वहां पर रेल जाने की स्थिति हो रही है। लेकिन जो आज की स्थिति में उत्तराखंड के अंदर आपदा है, हमें राजनीतिक नेतृत्व को जरूर सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। ऐसा ना हो कि विकास की आपाधापी में सड़कों को, रेल को पहुंचाने के चक्कर में ऑल वेदर रोड आपने नाम दिया। ऑल वेदर में बरसात आती है कि नहीं आती? 3 महीने से पूरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, चाहे वो गंगोत्री के लिए हो, चाहे वो बद्रीनाथ के लिए हो, चाहे वो केदारनाथ के लिए हो, आपको पता है 78 जगह 78 जगह पॉइंट पे ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक आज रोड में ऑब्स्टेकल्स हैं, कहीं भूस्खलन है, कहीं। ठीक है सर, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए प्लीज, बहुत टाइम की कमी है, मेरे को फाइंड अप करना पड़ेगा। और 2 लोगों को मैं जरूर याद करना चाहूंगा उत्तराखंड के योगदान में। एक स्वामी राम को, जिन्होंने जौलीग्रांट जैसा 1500 बेड का अस्पताल और कैंसर सबसे बड़ा इस पूरे एरिया का जो कैंसर रिसर्च सेंटर है, जो लोगों की सेवा कर रहा है। और दूसरा महंत इंद्रेश चरण दास जी, और अभी जो हमारे स्वर्गीय हैं, और महंत देवेंद्र दास जी जो इस समय वर्तमान में जो इंद्रेश हॉस्पिटल गुरुराम राय ट्रस्ट का है,
इन दो लोगों की बहुत बड़ी भूमिका उत्तराखंड के स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। मैं समझता हूँ कि हमारा राज्य जब से बना तब से लेकर अब तक उत्तराखंड की कोई भी सरकार रही हो इतना बड़ा काम नहीं कर पाई जो स्वामी राम ने और महंत इंद्रेश्वर दास जी ने किया। उनको विशेष रूप से हमको याद करना चाहिए ऐसे मौके पर। मैं सारे तमाम शहीदों को, जिन लोगों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, अपनी योगदान दिया, गोलियां खाई, लाठी खाई, गिर गई, उनको याद करते हुए और जिन्होंने देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक इस देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उन सबको इस अवसर पर हम नमन करते हैं, याद करते हैं। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि 76 साल की आज़ादी हो चुकी है, हम जश्न मनाएंगे, लेकिन एक उम्मीद भी मन में है कि जो अब तक हुआ है, क्योंकि जब से आज़ादी हमें मिली है उस वक्त का जो दौर था वो कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे करके जो हमने नए आयाम गढ़े हैं उसको कितना और बेहतर किया जा सकता है, लोगों के लिए बेहतर किया जा सकता है, और आगे और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।